गुड मॉर्निंग। जैसा कि इससे पिछली क्लास में आपको बताया, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इन सभी के आपको सूत्र बताए कि ये सूत्र किस तरीके से बनते हैं। एक एक सूत्र आपको बताया और जैसे मैंने आपको बताया मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अच्छी तरीके से उन सवालों, उन सूत्रों को किया होगा। अब यदि आपने वो वीडियो अच्छे तरीके से देखा है और यदि उस सारे सूत्र अच्छे तरीके से आपने बनाए हैं तो आपको मेरे हिसाब से एक भी सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद में अब अपन चर्चा करेंगे उन ठोसों पर आधारित उन सवालों की कि वो किस तरीके से सवाल हमें दिए हुए होते हैं और किस तरीके से हमें पूछे जाते हैं। अब सबसे पहला एक तरीके का सवाल तो हमारे पास ये आता है क्या कि हमें जैसे घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसमें सीधा सूत्र के अंदर मान रखना होता है। चाहे कोई भी आकृति आपके पास आ सकती है, चाहे उसमें घन आ जाए, घनाभ आ जाए, बेलन आ जाए, शंकु आ जाए, गोला आ जाए, इनमें से कोई भी आकृति आपके पास है, उस आकृति के जो मान अपन को चाहिए वो हमें दिए हुए होते हैं और सूत्र के अंदर सीधा मान रखना होता है। तो वो तो सारे के सारे सीधे सवाल आप लोग कर सकते हैं और आपको आने भी चाहिए। अब इसके बाद कुछ चुनिंदा सवालों की अपन बात करते हैं। अब 15.16.1 के अंतर्गत मैं सवाल लेता हूं। देखिए, जैसे मैं सवाल नंबर ले रहा हूं, अपनी किताब सामने रखें। 16.1 के अभ्यास आप निकालने बाद जिसमें आपको दे रखा है सवाल नंबर 3 की अपन चर्चा करेंगे और तीसरे सवाल के अंतर्गत हमें क्या दिया हुआ है, आपको दे रखा है एक संदूक की माप। अब ध्यान देना, संदूक में हमें यही दिया हुआ है कि ये घन है, ये घनाभ है, ये बेलन है, ये शंकु है। हमें पता लगाना है एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर क्या है। तीसरा सवाल है कौन सी अभ्यास का, 16.1 का। आपको माप दे रखी है 50 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर और गुणा हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब ये हमें किसकी माप दे रखी है बेटा, संदूक की माप दे रखी है। तो आप समझ गए होंगे इनमें से एक तो लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। अब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मैंने आपको बताया था तीन अक्षरों के शब्द हैं और 3 अक्षरों का शब्द कौन सा है, घनाभ है। इसका मतलब ये जो संदूक है, ये संदूक हमारे पास किसके आकार की है, घनाभ के आकार की है। ये हमारे पास क्या होगी बेटा, लंबाई, ये हमारे पास क्या होगी, चौड़ाई, और ये हमारे पास क्या होगी, ऊंचाई। तीनों हमारे पास दी हुई है। अब इसके बाद में कह रहे हैं इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। अब यह सवाल मैंने इसलिए लिया है कि आपको कपड़े से संबंधित कपड़े की आवश्यकता कितना अपन को चाहिए। अब ये मैंने इसलिए लिया है, इससे पहले सवाल दे रखा था ये घनाभ की लंबाई ये है, चौड़ाई ये, ऊंचाई ये, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब हमें उस कवर बनाना है। अब हमेशा ध्यान रखो, जब किसी के ऊपर रंग करना हो या उसके अंदर कोई पेंट करना हो या उसका कवर सिलाना हो तो यहां पर हमेशा क्या होता है, उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। अब जैसे मान लिया आपको कह दिया कि कमरे की लंबाई इतने सेंटीमीटर है, चौड़ाई इतने सेंटीमीटर है और ऊंचाई इतने सेंटीमीटर है, उस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपके माइंड में आया होगा कि सर ने तो हमें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमें नहीं बताया। नहीं, मैंने आपको बताया है। आपके पास क्या है, घनाभ के अंतर्गत इन चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको बताया था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये चारों दीवार है और इन चारों दीवारों को हमें ज्ञात करना था। तो इन चारों दीवारों का हमें ज्ञात करना था तो वहां पर हमने क्या लगाया था, एक और बताया था उसके नीचे मैंने आपको आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अब यदि हमें कमरा दे देता है तो कमरे में आधार न दे के आपको क्या देगा, फर्श देगा, तो उसके फर्श का परिमाप गुणा ऊंचाई भी हो सकता है। किसका सूत्र हुआ ये, कमरे की चारों दीवारों का। कहां से निकल के आया, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल से। तो यहां पर हमें यह पता लगाना है कि कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो यहां पर देखो सवाल करने का तरीका आपके पास क्या होना चाहिए, वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो चीज दी हुई है वो चीज आपको लिखनी है। तो सबसे पहले घनाभाकार, क्या लिखेंगे, घनाभाकार, क्योंकि हमें पता है कि ये किसके आकार की है, घनाभ के आकार की है। घनाभाकार संदूक की लंबाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर, कोमा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, 36 सेंटीमीटर, वह ऊंचाई,
ऊंचाई हमारे पास क्या है 25 सेंटीमीटर है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें लगने वाले कपड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर हम किसका सूत्र लगाएंगे, कपड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलो कौन सा सूत्र लगाओगे, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब मैंने आपको बताया भी था, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, क्या 2 इंटू क्या करना है भाई, L गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल, यानी एच एल, और इकाई बेटा हमारे पास क्या आएगी, वर्ग इकाई। और एक इसका याद करने का सूत्र क्या बताया था, लामो चौधरी चोखो ऊंट उधार लायो। उसके आधार पर इस सूत्र को अपन याद कर सकते हैं। अब यहां पर हम सीधा का सीधा मान रखेंगे 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है बेटा 50 गुणा चौड़ाई कितनी है 36 प्लस 36 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 50। अब इसको सरल करेंगे। सरल करते समय आप सभी को पता होगा जोड़ बाकी गुणा भाग में से किसको सरल किया जाता है, सबसे पहले किसको सरल करोगे, भाग को, भाग के बाद में किसको सरल करोगे, गुणा को, और दोनों सरल होने के बाद में प्लस की संख्या एक जगह जोड़ लेते हैं, माइनस की संख्या एक जगह जोड़ लेते हैं, और दोनों को घटाते हैं। घटाने के बाद चिन्ह किसका लगाते हैं, यदि प्लस के ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, और माइनस के ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। यहां पर मैं बात करता हूं 2 इंटू 36 को 5 से गुणा कर दो भाई, एक तो जीरो ही आ गया, 5 से 30 हासिल के 3, 5 से 15, 3 18 प्लस 36 को आप किससे गुणा करोगे 25 से। मैं गुणा कर देता हूं 36 इंटू 25, 5 से 30 हासिल के 3, 5 से 15, 3 18 और 36 दूनी 72, 0 0 7 8 और 9। यहां पर हमारे पास क्या आ गया बेटा 900, और यहां पर 25 पंजो 125, और ये हमने क्या लगा दिया आगे 0। इन सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और बाहर कितने से गुणा कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। सभी को जैसे हमने जोड़ा, देखो आप शून्यांत विधि आपने पढ़ी होगी वैदिक गणित के अंतर्गत, कैसे 1800 को और 1200 को आप जोड़ दो, कितने हो गए भाई 3000, 4000 और 3950 हमारे पास हो गए। कितने हो गए 3950। अब 39 को 50 से 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 की शून्य हासिल की 18 19 और 3 दूनी 6 7 और बराबर हमारे पास क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, संदूक का कवर बनाने में लगने वाले कपड़े का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब अगले सवाल की हम चर्चा करते हैं। अगला सवाल हमने लिया है आप लोगों के बीच में, आपको एक सवाल दे रखा है। सवाल हमें क्या दे रखा है, एक घन है, क्या है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर का है। अब आप एक बात, तो घन में क्या होती है भाई, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का प्रत्येक पृष्ठ किसके आकार का होता है, घन में कितने अक्षर हैं 2 अक्षर किसमें है भाई भुजा में। इसका मतलब घन में क्या होती है, भुजा होती है, और क्या होता है वर्ग के आकार का होता है उसका प्रत्येक पृष्ठ। अब आपको कह रहे हैं कि एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर का है। देखें घन का, अब सबसे पहले जो मैंने आपको पहले की क्लासों में मैंने आपको बताया कि सबसे पहली चीज हमें क्या पता होनी चाहिए कि हमें दिया हुआ क्या है। तो हमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें दे रखा है घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हमें दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या कह रहा है बेटा, अब हमें यह कह रहा है कि इस यदि आधार के समानांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी इसके द्वारा मैं आपको बताता हूं। ये हमें मेरे पास 2 डस्टर हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैंने इसको ये किया कि इसका आधार एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ किसके आकार का है वर्ग के आकार के। तो सबसे पहले मैं इसकी भुजा ज्ञात कर लेता हूं, पहला काम। तो बताओ घन के एक पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा, भुजा स्क्वायर होता है। आगे बराबर कितना है 100, स्क्वायर उधर जाते ही क्या लग जाएगा
अंडरूट, इसलिए इस घन की भुजा हमारे पास क्या आ गई 100 की अंडरूट बराबर 10 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास इसकी भुजा आ गई, यानी ये हमारे पास क्या है, आप ध्यान देना, ये हमारे पास है घन। क्लियर? इसकी ये भुजा 10, ये भुजा 10, ये बराबर तो नहीं लेकिन अपन को माननी है क्योंकि गणित माना सी चलती है। तो ये 10, ये 10 और ये 10। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है इस घन को आधार के समानांतर, ये आधार है, इसके समानांतर ऐसे इसको काटा जाता है। तो ध्यान देना परिवर्तन किस में आएगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से परिवर्तन किस में आएगा। तो जैसे इसको काटा जाता है, मैं इसको यहां से काटता हूं और जैसे जैसे मैं इसको यहां से काटूंगा तो ये मैंने काट दिया और हमारे पास क्या बचा, ये आधा बच गया घन का। तो आप एक बात, इसकी चौड़ाई में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। इसकी लंबाई में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। इसकी ऊंचाई पहले इतनी थी और अब आधी होगी, तो ऊंचाई पहले कितनी थी बेटा 10, अब कितनी बच गई 5। इसका मतलब घन को जैसे ही हमने काटा बीचों बीच, तो घन किस में परिवर्तित हो गया बेटा, घनाभ में। तो ये किसके अनुसार हमने काटा, हमने प्रश्नानुसार काटा। किसके अनुसार काटा, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बने घनाभ की लंबाई बताओ कितनी होगी, मैंने आपको बताई थी, अभी कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। लंबाई कितनी रहेगी, 10 की 10 रहेगी। चौड़ाई कितनी रहेगी बेटा, चौड़ाई 10 की 10 रहेगी। और आपके पास परिवर्तित क्या होगी, ऊंचाई का परिवर्तन होगा। ऊंचाई हमारे पास पहले 10 थी, अब बीचों बीच काट दिया आधार के समानांतर, तो कितनी हो गई 5 हो गई। तो बराबर कितने सेंटीमीटर आएगा, 5 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास इसको काटने के बाद जैसे ही जिस ठोस से हमें क्या बना, घनाभ। अब कह रहा उस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें पता चल गया कि घन को जैसे हमने बीचों बीच काटा तो हमारे पास ये काट के अलग हो गया, तो हमारे पास ये बचा था। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वही क्या लगाएंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर देखो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। और इकाई बेटा हमारे पास क्या आएगी, वर्ग इकाई। तो यहां पर हमारे पास 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई कहां पर है, ये रही 10। देखो ऐसे लिख लिया 10 10 5, पहले इन दोनों गुणा, फिर इन दोनों गुणा, फिर इन दोनों को गुणा। 10 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 10, तो बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 10 को 10 से गुणा कर दिए, कितना आया भाई 100, प्लस 10 5 50, प्लस फिर 10 प्लस 50, 50 50 100 200, 200 गुणा 2 बराबर कितना आएगा 400 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, उस घन को जब हमने काटा तो जो घनाभ बना, उस घनाभ का हमारे पास आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम अगले सवाल की बात करते हैं। अब मैं आप सवाल लेके आ रहा हूं आपके बीच में, सवाल नंबर 8 देखिए। आपको कह रहा है 44 मीटर लंबी, देखो ध्यान देना सवाल में क्या दिया हुआ है वो चीज अपन को लेनी है। 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर। देखो यहां पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूं, 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 17 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और आगे भी इस तरीके से आपको सवाल पूछे जाएंगे। देखो आप हमेशा ध्यान रखो,
जब बड़े ठोस को काटकर छोटे छोटे ठोसों में परिवर्तित किया जाता है तो आप ये मान के चलेंगे जो आयतन होता है, जो ठोस भाग होता है, उसको अलग अलग किया जा रहा है। यानी यहां पर हम किस पर क्लिक करेंगे, आयतन के सूत्र पर जाएंगे। अब हमने ये क्या बनाई, हमने मान लिया एक दीवार बनाई। दीवार में क्या लग रही है भाई, ईंट। तो बताओ ईंट किससे बनी, दीवार से। दीवार से क्या बनी, ईंट बनी। तो बताओ ईंटों का आयतन बराबर दीवार का आयतन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उन सारी दीवारों का, जैसे मैं आपको ये कहूं भाई 1-1 केजी की मैंने आपके पास ईंट ली इस तरीके से, और ईंटों की संख्या मेरे पास इस तरीके से है, तो मैं जितनी 1 किलो की एक ईंट है तो मैंने 4, 8, 12, तो बताओ कितने किलो ईंट हो गई भाई, 12। इस ईंटों से मैंने क्या बना दी, ये आपके पास दीवार। इसका मतलब क्या हो गया, इस दीवार का आयतन बराबर इन ईंटों का आयतन हुआ कि नहीं हुआ। तो जब कभी भी हमें संख्या ज्ञात करनी हो तो ध्यान रखें, संख्या ज्ञात करते समय हमें क्या करना है, बड़े के आयतन में छोटे के आयतन का भाग लगाना है। अब ध्यान दें, हमें जब भी हम सूत्र में मान रखते हैं तो उसके अंतर्गत इकाई सदैव समान होनी चाहिए। कैसे, जैसे यहां पर किसके अंदर है, मीटर, मीटर, और बेटा ये किस में आ गई, सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हमारे पास इनकी इकाई बराबर होनी चाहिए। तो बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 100। तो यहां पर 44 में कितने होंगे सेंटीमीटर, 4400। यहां पर 1.5 में कितने होंगे, 150 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर, 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 ये सेंटीमीटर हमारे पास है ही। तो सबसे पहला काम इकाई बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात, हम यहां पर सवाल लिखते समय क्या करना है बेटा, जो चीज आपको सवाल के अंतर्गत दी हुई है उनको सबसे पहले लिखना है। यहां पर क्या दे रखा है, दीवार, तो यहां पर लिखेंगे दीवार की लंबाई कितनी थी, 44 मीटर, जिसको कितना लिखोगे, 4400 सेंटीमीटर। उसके बाद में ऊंचाई, ऊंचाई बराबर हमारे पास कितनी है, 1.5 मीटर, तो जिसको सेंटीमीटर में बदलेंगे कितना आएगा, 150 सेंटीमीटर। और हमारे पास ये ऊंचाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। चौड़ाई कितनी दे रखी है बेटा, 85 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तो तीनों इकाई सेंटीमीटर में आ गई। अब हम किसकी माप लिखेंगे, ईंट की माप लिखेंगे। तो यहां पर हमारे पास आएगा ईंट की माप बराबर क्या है, 22 सेमी, यानी इनमें से एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है, हमें अलग अलग नहीं दे रखा है, तो हमने भी सीधा लिख दिया कि माप बराबर 10 सेंटीमीटर गुणा 17 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है अभी, ईंटों की संख्या। तो क्या करोगे भाई, संख्या ज्ञात करने के लिए बड़े के आयतन में छोटे के आयतन का भाग लगाओ। अब आप ही बताओ मेरे को, बड़ी दीवार है कि ईंट है, दीवार है। तो हम क्या करेंगे, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर हम लिखेंगे दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बट्टा ईंट का आयतन। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने आपको दीवार के आयतन का सूत्र भी नहीं लिखाया, मैंने आपको ईंट के आयतन का सूत्र भी नहीं लिखाया। लेकिन मुझे पूरा पता है कि आपको पता चल गया ये किसके आकार की है, ये घनाभ के आकार की है। इसलिए हम यहां पर सूत्र किसका काम में लेंगे, घनाभ के आयतन का सूत्र लेंगे। और घनाभ के आयतन का सूत्र मैंने आपको बताया था, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहां पर देखो पहले दीवार का ले लेंगे ऊपर, लंबाई गुणा, लंबाई 4400 गुणा 150 गुणा 85 बट्टा ईंट 22 गुणा 10 गुणा 17, 17 5 85। क्लियर, 22 दूनी 44, 200 कट गए, 0 से 0 कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा। जो भी ऊपर बचा है हमारे पास इनको गुणा कर देंगे, 15 5 75, 75 गुणा 2 बराबर हमारे पास कितना आ गया बेटा, 150, और 1 0 ये बच गया, 1 0 ये बच गया, बराबर हमारे पास ईंटों की संख्या क्या होगी, 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी इस दीवार को बनाने के लिए। क्लियर।
अब देखो अगले सवाल की हम चर्चा करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको दे रखा है 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक। अब आप एक बात तो, मैं भी आपको एक कमरे में पढ़ा रहा हूं, इस कमरे में सबसे लंबी छड़ आप कहां रखोगे? फर्श पर रखोगे या ऊपर वाले कोने से लेकर नीचे वाले कोने में रखोगे? ऊपर से नीचे वाले कोने में रखेंगे, क्योंकि ये सबसे टेढ़ी वहीं पर आएगी। आप बॉक्स के अंदर रख के देख लेना कहां पर अपन सबसे लंबी रख सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या पूछ रहा है? विकिरण पूछ रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि सबसे लंबी छड़ तो हम तिरछी रखेंगे और तिरछा हमारे पास क्या होता है? विकिरण होता है। और घनाभ के विकिरण का सूत्र क्या होता है? मैंने आपको बताया आयत के विकिरण से बनेगा। आयत के विकिरण का सूत्र क्या बताया था? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का अंडर। बट यहां पर ऊंचाई और बढ़ जाती है, तो घनाभ के विकिरण का सूत्र क्या होगा? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का अंडर। ये हमारे पास क्या आएगी? सबसे लंबी छड़ की लंबाई आएगी। तो देखिए किताब अपनी सामने रखें, क्योंकि सवाल मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं, आपके पास किताब है, आपने पूरी साल अच्छे तरीके से तैयारी की होगी, उस किताब को आप सामने रखें। जो सवाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप साथ साथ में सवाल के अंतर्गत देखें। आपको क्या दिया? 10 मीटर। अब ये कमरा किसके आकार का हो गया भाई? घनाभाकार। घनाभाकार कमरे की लंबाई, घनाभाकार कमरे की लंबाई कितनी है? 10 मीटर लंबा। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई हमें दे रखी है 8 मीटर। और उसके बाद में ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है? 6 मीटर हमें दे रखी है। और सबसे लंबी छड़ की लंबाई हमें पूछ रहा है। तो यहां पर देखो, चूंकि सबसे कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ बराबर क्या होगा? कमरे का विकिरण। अब कमरा किसके आकार का है बेटा? कमरा हमारे पास है घनाभ के आकार का। तो घनाभ के विकिरण का सूत्र क्या होता है? थोड़ा सा यहां लिख देंगे, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। और इकाई हमारे पास क्या आएगी? वर्ग इकाई, केवल इकाई आएगी। बराबर रखें लंबाई स्क्वायर। देखिए बेटा लंबाई हमारे पास कितना है? 10। 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। बोलो 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 बराबर 100। तो ये हो गई 100, ये हो गई कितनी हो गई? 200। 200 को मैं क्या ले सकता हूं? 100 गुणा 200 ले सकता हूं। 100 का वर्गमूल कितना आएगा? 10 और अंडर 2 का 2। तो बराबर कितने सेंटीमीटर है? मीटर है, तो मीटर में 10 अंडर 2 मीटर। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 10 इंटू अंडर 2 का मान हम यहां पर रख सकते हैं। अंडर 2 का मान कितना होता है? 1.414। जैसे इसको गुणा करोगे तो 14.14 मीटर। ये हमारे पास किसकी लंबाई आई? कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। इसके बाद ठीक अपन अगले सवाल की अपन चर्चा करते हैं। बहुत ही शानदार सवाल हमारे क्या है? सवाल नंबर हम ले रहे हैं 12। 12 का सवाल हम ले रहे हैं, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखा है 5:6, 5:3:2 हमें दिया हुआ है। देखिए घनाभ की लंबाई, देखो मैं मान लेता हूं यहां पर, माना घनाभ की लंबाई 5 अक्ष, चौड़ाई 3 अक्ष सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 अक्ष सेंटीमीटर। अब देखो ये तो हमें अनुपात दिया हुआ था तो हमने मान लिया। आगे हमें कह रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेमी स्क्वायर है, तो उसकी कोरों की माप ज्ञात करो। यानी ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो हमारे पास क्या है, चूंकि घनाभ का संपूर्ण, घनाभ का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 528 सेमी स्क्वायर है। जब दिया हुआ है तो आगे रखेंगे। अब यहां पर बताओ घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा? 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई बराबर 558 सेमी स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बाद में यहां पर हम इसको वहां रख देंगे। देखो या 2 इंटू इन दोनों गुणा करेंगे यानी 5x गुणा 3x प्लस 3x गुणा 2x प्लस 2x गुणा 5x और इकाई हमारे पास क्या आएगी? वर्ग इकाई सॉरी बराबर हमें दिया हुआ है 558। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां से यदि हमारे पास अक्ष का मान आ जाएगा तो अक्ष की जो भी वैल्यू आएगी यहां पर इनपुट कर देंगे बराबर तीनों कोरों की हमारे पास लंबाई आ जाएगी। तो देखें या 2 इंटू 5 दिए 15, अक्ष को अक्ष से गुणा किया अक्ष स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 को अक्ष को अक्ष से गुणा किया अक्ष स्क्वायर 5 दूनी 10 अक्ष स्क्वायर बराबर 558। अब यहां पर हमारे पास देखो या 2 इंटू देखो इनको जोड़ दो सभी को 10 6 16 कितने हो गए भाई? 31 अक्ष स्क्वायर बराबर 558। यहां से हम किसका मान ज्ञात करेंगे बेटा? अक्ष का मान ज्ञात करेंगे। तो या अक्ष को इधर रखो और बाकी सभी का अपन लोग क्या करेंगे? पक्षांतरण कर देंगे। तो बराबर 558 गुण बट्टा देखो पक्षांतरण करेंगे तो ये गुणा में है, किस में चले जाएंगे? भाग में। और स्क्वायर था ये क्या लग जाएगा? अंडर लग जाएगा। देख दो एक कट रहा है क्या? पहले मैं 2 के पड़े से काट देता हूं इसको। 2 दूनी 4 2 7 14 और 2 निम 18 279 बट्टा 31 कितने के पड़े से कट गया? अब 9 के पड़े से 31 नामा 279 9 का वर्गमूल कितना आएगा? अंडर 9 बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। ये अक्ष का मान आया हमारे पास, ने की कोर आई है। ये अक्ष का मान हमारे पास क्या आ गया? 3। अब अक्ष का मान हमारे पास 3 आ गया तो सीधा मान यहां पर रख देंगे, नीचे लिख देंगे इनको दोबारा। लंबाई बराबर 5 सेमी तो 5 अक्ष है 5 गुणा 3 बराबर कितने सेंटीमीटर हो गया? 15 सेंटीमीटर। 3 गुणा अक्ष का मान कितना आया? 3 बराबर 9 सेंटीमीटर और यहां पर 2 गुणा 3 बराबर 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। ये हमने आपकी पूरी की 16.1 की अभ्यास और हमने कोशिश की कि आपको पूरी की पूरी प्रश्नावली आपकी कवर हो। और यदि इसमें भी आपकी कवर नहीं हो रही है तो आपको मैंने बताया था, मैंने पूर्व वीडियो में बताया था, व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया हुआ भी है 9672843888 पर आप अपने मोबाइल नंबर लिख के और सवाल नंबर लिख के आप व्हाट्सएप कर दें। आपको उस सवाल का सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझा के भेज दिया जाएगा। अब हम करते हैं अगले अभ्यास 16.2 के सवालों के बारे में चर्चा। देखिए प्रश्नावली अगली अभ्यास की अपन चर्चा करते हैं और उसके अंतर्गत हमें सवाल दिए हुए हैं, बेलन से संबंधित सवाल दिए हुए हैं। बेलन के आधार पर जैसे यहां पर हमें क्या दिया? घन और घनाभ को एक साथ लिया। यहां पर ये किसकी बात करेगा? बेलन की बात करेगा। यहां से भी हम 4-5 सवाल लेते हैं। अब यहां से हम सबसे पहले हम सवाल ले रहे हैं सवाल नंबर 3 की चर्चा कर रहे हैं। अब तीसरे सवाल में देखो हमें क्या दे रखा है, ध्यान दें। तीसरे सवाल में दे रखा है बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल। ध्यान रखें, अब आप सबसे पहले आप ये बताओ ये बेलन होता है कि नहीं होता है? इसके एक सिरे का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना? 154 सेमी स्क्वायर है। कितना है? 154 सेमी स्क्वायर। अब यहां पर हमारे पास 154 सेमी स्क्वायर क्या दिया हुआ है?
एक सिरे का। अब सबसे पहली चीज हमारे पास ये आती है, देखो बेलन के अंतर्गत हमारे पास एक तो होती है त्रिज्या r और एक होती है ऊंचाई h। यदि r और h हमारे पास है तो कुछ भी पूछो अपन सूत्र में सीधा मान रखेंगे और उत्तर निकाल लेंगे। लेकिन बेटा करता क्या है, यहां पर हमें कह रहा है एक सिरे का क्षेत्रफल। अब सबसे पहली बात हमें बेलन का पता होना चाहिए कि बेलन होता कौन सा है। ये हमारे पास बेलन है, इसके एक सिरे का क्षेत्रफल, एक सिरा किसके आकार का है, वर्ताकार, वर्त के आकार का है। तो यहां पर हम हल निकालते समय क्या लिखेंगे, चूंकि बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल बराबर 154 सेमी स्क्वायर। एक तो हमें बेटा ये दिया हुआ है, मैंने आपको बताया जो दिया हुआ है वो सबसे पहले अपन देखेंगे। अगला हमें दे रखा है तथा इसकी ऊंचाई h का मान दिया हुआ है। ऊंचाई कितनी दे रखी है बेटा, ऊंचाई हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ऊंचाई का मान हमारे पास है, क्या है, ऊंचाई h बराबर 21 है। जबकि हमें पूछ क्या रहा आगे, ये कह रहा है बेलन का आयतन और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब बेलन के आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, r और h ही। आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। ध्यान दें, पाई r स्क्वायर का मान दिया हुआ है, h का मान हमें दिया हुआ है, गुणा कर दो आयतन आ जाएगा। फिर हमें क्या पूछ रहा है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r h। इसका मतलब हमें r की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर। तो सबसे पहले हम r का मान ज्ञात कर लेते। यदि सीधा ही हमें आयतन पूछ लेता तो हम सीधा सूत्र लगा देते, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई 154 गुणा 7, जो मैंने आपको मूल सूत्र बताया था। तो यहां पर हमारे पास क्या है, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल। बेलन का एक सिरा किसके आकार का है, वर्त के आकार का है। वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। पाई r स्क्वायर बराबर कितना आया, 154। तो या पाई का मान आएगा 22/7 इंटू r स्क्वायर बराबर 154। हमें किसका मान ज्ञात करना है बेटा, r का। बाकी सभी का पक्षांतरण कर देंगे तो यहां पर हमारे पास आएगा या r बराबर 154 गुणा 7/22, 22×7 154। और ये स्क्वायर जाएगा उधर लाके क्या लग जाएगा, अंडूर लग जाएगा। ये कट गए, 7 7 49, 49 का वर्गमूल कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमें दी हुई है, चूंकि बेलन की ऊंचाई h बराबर हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर। अब हमें जो चीज पूछ रहा है वो निकाल देंगे। अब हमें क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन। सूत्र लगाओ, चूंकि बेलन का आयतन बराबर क्या होगा बेटा, पाई r स्क्वायर h। और ध्यान रखें इकाई क्या आएगी, घन इकाई। नेक्स्ट पाई का मान क्या रखोगे बेटा, 22/7 इंटू r स्क्वायर। r का मान क्या है, 7 गुणा 7 इंटू h का मान कितना है, 21। 7 21 गुणा कर दो, 7 21 और 7 को बराबर हमारे पास घन सेंटीमीटर। ये किसका उत्तर आ गया हमारे पास, बेलन के आयतन का। अगला हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, बोलिए, पाई r स्क्वायर h। और इकाई क्या आएगी, घन इकाई आएगी। मान रखेंगे सारे का सारा। पाई का मान क्या होता है बेटा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h। 2 पाई r h तो बराबर 2 पाई का मान 22/7 इंटू r का मान कितना है, 7 और h का मान कितना है, 21। 7 से 7 कट गया, 21, 2 और 22 को गुणा कर देना। लेकिन यहां पर इकाई क्या आएगी, वर्ग इकाई अर्थात वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास आया सवाल नंबर आपका दूसरा तीसरा। अब इसके बाद में अगले सवाल की हम चर्चा करते हैं।
देखो हमें दे रखा है, अब सवाल हम 6 की चर्चा करते हैं। एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, वही चीज हम सबसे पहले नोट करेंगे। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई जो सीधी सीधी दे रखी है वो तो ऊपर लिख लेता हूं मैं। ऊंचाई h बराबर कितना है भाई, 15 सेंटीमीटर। आगे हमें क्या कह रहा है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूंकि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ बेटा, 660 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप ध्यान दें, हमें क्या बताया जा रहा है, इसका आयतन ज्ञात करो। देखो हमें अब आयतन का सूत्र क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। यानी हमें किसका मान चाहिए, एक तो आर का मान चाहिए और एक हमें किसका मान चाहिए बेटा, एच का। अब देखो एच का मान तो इसने सीधा सीधा दे दिया भाई, यहां पर आप एच का मान रख सकते हो, लेकिन बताओ आर का मान सीधा सीधा दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। हमें क्या दे रखा है, हमें बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 660। सीधा लिख दो, किसी भी सूत्र में यदि आपको मान दिया हुआ है तो उसको आप आगे रखो और यहां पर क्या करोगे, या का चिन्ह लगाएंगे और या का चिन्ह लगा के हम क्या करेंगे, 2 पाई आर एच जिसका भी है उसका सूत्र रख देंगे बराबर 660। या 2 पाई का मान क्या है बेटा, 22/7 इंटू आर इंटू एच, एच का मान कितना है 15 बराबर 660। समझ में आ गया होगा सभी के। यहां पर 2 का मान रख दिया, 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर इंटू एच का मान 15 बराबर 660। आगे हमें किसका मान चाहिए बेटा, आर का। आर को मैं इधर रखूंगा और बाकी सभी का क्या कर देंगे, पक्षानांतरण। और पक्षानांतरण करते समय हमेशा ध्यान रखें सभी का क्या होगा, चिन्ह परिवर्तित होगा, जो गुणा में वो भाग में, जो भाग में वो गुणा में। तो आर बराबर 660 गुणा क्या चला जाएगा 7 और 2 गुणा 22 गुणा 15, 22 66, 15 दूनी 30 और 2 से 2 और आर बराबर कितना बच गया, 7 सेंटीमीटर। अब आप मेरे को बताएं, आपके पास त्रिज्या भी आ गई, आपके पास ऊंचाई भी आ गई और हमें क्या पूछ रहा था, आयतन पूछ रहा था। सीधा हम सूत्र लगाएंगे, चूंकि बेलन का आयतन बराबर क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच और इकाई क्या आएगी, घन इकाई। बताओ पाई का मान क्या है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान क्या आ गया बेटा 7 इंटू 7 और एच का मान कितना दिया हुआ है 15। 7 से 7 कट गया, इन सभी को गुणा कर देना बराबर हमारे पास घन सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आयतन। अब हम अगले सवाल की चर्चा करते हैं। अगला सवाल देखो, हमने एक बेलन का आयतन, देखिए सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कितना बहुत इजी तरीके से सवाल होगा। आपको कह रहा है, मैं सवाल नंबर ले रहा हूं 7 और 7 के सवाल में देखो क्या कह रहा है, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेमी क्यूब है। क्या दे रखा है, बेलन का आयतन। अब चूंकि बेलन का आयतन 30 पाई सेमी क्यूब, छोड़ दो। आयतन का सूत्र क्या होता है बेटा, देखो आगे भी हमें क्या दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है और हमें पूछ क्या रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। कोई बात नहीं, दोनों के मान रख दो। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या आएगा बेटा 30 पाई। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1। फिर आपको क्या कह रहा है, आधार का क्षेत्रफल किसका, बेलन के, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया बेटा 6 पाई सेमी स्क्वायर।
अब बताओ बेलन के आधार के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बेलन का आधार किसके आकार का होता है? वर्त के आकार का। वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर बराबर 6 पाई, और इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 2। हमें क्या पूछ रहा है? हमें ऊंचाई का मान पूछ रहा है। आप ऊंचाई कहां पर है? यहां पर है। अब आप एक बात बताओ, इस पाई आर स्क्वायर का मान 6 पाई है, तो मैं यहां पर 6 पाई रख दूंगा, तो ये बताओ पूरा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? 6 पाई को इधर भाग में लगा दूंगा, बताओ h का मान आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर क्या लिखोगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, तो जैसे ही हम मान रखेंगे तो देखो क्या हमारे पास पाई आर स्क्वायर, बोलो पाई आर स्क्वायर का मान कितना है? 6 पाई इंटू एच बराबर 30 पाई। तो यहां पर हमारे पास h आ गया, 6 पाई गुणा में था किस में चला जाएगा? भाग में। और किसका मान आ जाएगा? h का। तो 30 पाई बटे 6 पाई, पाई से पाई 6 पंजो 30, तो बराबर इसकी ऊंचाई कितनी आ गई भी? 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई? इस बेलन की ऊंचाई। जो दिया हुआ था वो पहले रखा, फिर हमने देखा पाई आर स्क्वायर का मान सीधा का सीधा दिया हुआ, यहां रख दो, h का मान आ जाएगा। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रख दिया। अब हम सवाल करते हैं अगले की चर्चा। देखो अगला सवाल हम आपके पास लेके आ रहे हैं, सवाल नंबर 10 के सवाल में क्या है? देखो बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हर बेलन के साथ शंकु ले लेगा, शंकु के साथ गोला ले लेगा, गोले के साथ अर्धगोला ले लेगा, और उसके बाद में आपको अलग अलग पूछेगा। तो यहां पर हमारे पास क्या है? देखो 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास, यानी इसके पास क्या है? एक कुआं खोदा गया। ध्यान दें, यहां पर मैं एक कुआं बनाता हूं भाई, ठीक है। अब कुआं क्या होता है? गहरा है। गहराई किसका काम करेगी? ऊंचाई का काम करेगी। ये कुआं खोदा मैंने, और इसका जो व्यास है, व्यास हमारे पास कितना है? 7 मीटर क्या इसका व्यास है, और इसकी गहराई ये डीप कितनी है? 20 मीटर। गहराई हमारे पास है कितना? 20 मीटर है। अब गहराई 20 मीटर है, ये किसका काम करेगी? h का। तो h बराबर हमारे पास कितना आएगा? 20 मीटर आएगा। अब क्या कह रहा है? कुआं खोदा गया, इससे निकाली गई मिट्टी, यहां भाई कुआं खोदेगा तो स्वाभाविक सी बात है मिट्टी निकलेगी। इससे निकाली गई मिट्टी, इससे निकाली गई मिट्टी से 20 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया जाता है। इस तरीके से हमारे पास क्या है? एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की माप इसने बताई 22 मीटर गुणा 14 मीटर, यानी लंबाई तो ये हो गई और चौड़ाई ये हो गई। तो ये कह रहा है जैसे ही चबूतरा बनाया तो इस इतनी लंबाई चौड़ाई बन रहा है, तो जैसे जैसे मिट्टी निकाली जाएगी तो बताओ मिट्टी इसके ऊपर आएगी नहीं आएगी? जैसे जैसे मिट्टी आएगी तो ये क्या आएगी? ऊंचाई आएगी, और ऊंचाई हमारे पास कितनी हो गई? ये ऊंचाई हो गई, ये h। तो आप एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सी बात है, आप ये बताएं, जैसे मैंने आपको इससे पहले सवाल बताया था, क्या घनाभ वाले सवाल में मैंने आपको बताया था कि एक दीवार बनाई गई थी और दीवार के अंदर ईंट ली गई थी, तो दीवार का आयतन बराबर ईंटों का आयतन था या नहीं था? क्लियर? ठीक उसी तरीके से यहां से मिट्टी निकाली गई और मिट्टी को यहां पर भर के और क्या बनाया गया? एक चबूतरा बनाया गया। तो आप एक बात बताओ, इन दोनों का आयतन बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो ठोस भाग था उससे ये बना है, तो दोनों के ठोस भाग का माप बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसका दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। अब यहां पर ये क्या है? घनाभ, और ये क्या है? बेलन। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h, और घनाभ का क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये सौदा हमारे पास आया।
है। अब इसमें देखो यहां से व्यास दिया हुआ है, व्यास का मतलब त्रिज्या याद कर लेंगे भाई, 7/2 मीटर आ गई, आर आ गया। इसकी ऊंचाई नहीं दी हुई, क्या दिया हुआ है, गहराई। गहराई किसका काम करेगी, ऊंचाई का काम करेगी, तो ऊंचाई बराबर यहां पर रख देंगे 20। आगे एल का मान ये हो गया 22, बी का मान हो गया 14 और ऊंचाई का मान हमें ज्ञात करना है। ये हमारे पास समीकरण बन गया। इसका मान भी है, पाई का मान भी है, एच का मान भी है, एल का मान भी है, बी का मान भी है, क्या बच गया, एच। ध्यान रखें जिसका मान ज्ञात करना हो उसको कौन सी साइड में रखेंगे, बाईं साइड में रखेंगे। बाकी सभी का पक्षांतरण करेंगे और पक्षांतरण ज्ञात कर करके और जिस सर का मान हमें ज्ञात करना हो कर लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, इनके माप लिखेंगे अलग अलग। क्या ये कुआं किसके आकार का है, अब हमें ये नहीं कहा था कि बेलनाकार कुआं है, कुएं की त्रिज्या व्यास दे दिया, गहराई दे दिया, हमें पता चल गया किसके आकार का है, बेलन के आकार का है। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, कुएं की त्रिज्या आर बराबर 7/2 मीटर, क्लियर। और गहराई एच बराबर 20 मीटर। ये तो हो गया सौदा कुएं का। दूसरा हमें क्या कह रहा है, घनाभाकार चबूतरा है, घनाभाकार चबूतरे की लंबाई कितनी है भाई, 22 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है, 14 मीटर। और इसकी ऊंचाई h बराबर हमने मान ली 8 मीटर हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, सारा जो भी हमें दिया हुआ था पूरा का पूरा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है, इससे बनाया ये, तो इन दोनों का आयतन बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इधर किसको लिखूं, घनाभ को लिखूं, क्योंकि घनाभ से हमें मान ज्ञात करना है। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन लिख दो, चाहे कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन लिख दो। तो देखिए हमारे पास चबूतरे का आयतन, चबूतरा किसके आकार का बताया मैंने आपको, घनाभ के आकार का। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर कुएं का आयतन। देखिए कुआं हमारे पास ये था, पाई आर स्क्वायर एच। मान इनपुट कर दो सारे के सारे, बोलो एल का मान कितना है 22, गुणा बी का मान कितना है 14, गुणा एच का मान कितना है x, बराबर पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान 7/2 गुणा 7/2 इंटू एच, एच का मान कितना है 20। क्लियर। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, x को इधर रखेंगे और बाकी सभी का पक्षांतरण कर देंगे, तो जो गुणा में वो तो भाग में और जो भाग में वो गुणा में चले जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास x बराबर 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20। अब देखो ये 22 और गुणा 14 यहां पर गुणा में किस में चले गए भाई, भाग में चले गए। तो देखो 22 से तो 22 कट गया बेटा, क्लियर। 7 से 7 कट गया, 2 के पड़े से काट देता हूं मैं, 5 बार कट गया। इधर 7 दूनी 14 कट गया, ऊपर बच गया 5 और नीचे बच गया 2 दूनी 4। भाग लगा दो, बराबर हमारे पास कितना आएगा, 4 एकम 4 और आ गया पॉइंट। देख लेना भाई गुणा बाकी गलती नहीं हो जाए। तो बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20। ये किस में आ गया, मीटर में। इसलिए इस चबूतरे की ऊंचाई बराबर हमारे पास क्या हो गई, 1.25 मीटर। ये हमने आपकी कोशिश की कि 16.1 और 16.2 की अभ्यास आपकी कवर हुई है। और यदि आपको यह अच्छा लगा है कि आपको अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ मेहनत की जा रही है, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, आपको जैसा भी लगा उसमें कमेंट कीजिए। और आपको लग रहा है इससे आपको फायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को आप इसका लिंक भेजिए ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके और कक्षा 10 की गणित का जो सिलेबस है, जो रिवीजन है सिलेबस का, वो बहुत बढ़िया तरीके से कर सके। जय भारत, जय हिंद।